हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए एडिटोरिया का जो नए बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उस प्रैक्टिस सेट में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है। देखिए 2011 की जनगणना रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो बिहार में महिला साक्षरता दर जो है वो 51.5% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं याद रखिएगा बिहार में कुल साक्षरता दर जो है वो 61.8% है, और अगर पुरुष साक्षरता दर अगर आपसे पूछता है तो वो 71.2% है। ये तो हुआ बिहार के रिस्पेक्ट में। अगर हम भारत के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो भारत का जो साक्षरता दर है वो 73% है कुल साक्षरता दर, और अगर पुरुष का पूछे भारत का तो 80.9% है, और अगर महिला का पूछे तो अब 64.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसकी औसत ऊंचाई क्या है। तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 5300 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 5300 मीटर। वर्तमान में अगर देखा जाए तो लद्दाख जो है वो एक संघ शासित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो बेम्बनाथ झील में गिरती है। तो यह गिरती है पंबा नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पंबा नदी, जो कि केरल में बहती है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 177 किलोमीटर है। वहीं अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, भरतपुझा की अगर बात करते हैं तो यह केरल की जो है वो सबसे लंबी नदी है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियां से निकलती है। पेरियार की बात करते हैं तो पेरियार जो है वो केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और अगर शरावती की बात करते हैं तो शरावती नदी जो है वो कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है, और जो जोग या जो गरसुप्पा जलप्रपात है वो इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान कीजिए। मिजोरम उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, बिल्कुल सही है। बिहार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, सही है। लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, गलत है, क्योंकि लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है और यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार जो है वो किसने दी थी। तो एजी टॉन्सले के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एजी टॉन्सले। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जो है वो अजैविक और जैविक घटनों से होती है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार जो है वो इनपुट और आउटपुट होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित कीजिए। एक साइड खान है और दूसरे साइड राज्य दिए गए हैं। जाभर खान कहाँ है, ये राजस्थान में है। तलचर की अगर बात करते हैं तो यह उड़ीसा में है। सिंगरेनी की अगर बात करते हैं तो यह तेलंगाना में है, और अगर रानीगंज की बात करते हैं तो यह पश्चिम बंगाल में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है पनामा परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो पनामा परियोजना जो है वो गुजरात में पनामा नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात से एक और याद रखिएगा उकाई परियोजना जो कि ताप्ती नदी पर है, और एक और है काकड़ापाड़ा परियोजना जो कि भी ताप्ती नदी पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो बेमेल है, यह पूछ रहा है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे, ये बिल्कुल सही है। कुरनूल ताप्ती नदी, ये गलत है क्योंकि कुरनूल नगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। संबलपुर महानदी सही है। अयोध्या सरयू नदी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अटाकामा मरुस्थल जो है वो किस देश में स्थित है। तो अटाकामा मरुस्थल जो है वो उत्तरी चिली में स्थित है, और ये तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चिली। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डोबर जल संधि जो है वो किसको जोड़ती है। तो डोबर जल संधि जो है वो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बेरिंग सागर एवं चुस्की सागर की बात करते हैं तो ये बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं चुस्की सागर को जोड़ती है। काला सागर एवं मरमरा सागर की बात करते हैं तो बास्पोरस जल संधि जो है वो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर की बात करते हैं तो जिब्राल्टर जल संधि जो है वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो किस वंश के राजा के द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया गया था किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा, जो कि राष्ट्रकूट वंश का राजा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक जो था वो दंती दुर्ग था और इसकी राजधानी जो थी वो मान्यखेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था, ये बिल्कुल सही है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, ये भी बिल्कुल सही है। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उपज का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे, ये गलत है, क्योंकि गुप्त सम्राट जो हुआ करते थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। और गुप्त काल में जो वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है वो देवगढ़, जो झांसी का दशावतार मंदिर है, वो है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो गजनी का दरबारी कवि नहीं था? देखिए, गजनी के दरबारी कवि अलबरूनी तो था ही, फिरदौसी था, उतबी था, अमीर हसन नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर हसन। अमीर हसन जो था वो बलबन का दरबारी कवि था। महमूद गजनवी की अगर महमूद गजनी की अगर बात करते हैं तो महमूद गजनी जो था वो भारत पर पहला आक्रमण 1001 में किया था और उसका अंतिम आक्रमण जो था वो 10,027 में जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है रूसी यात्री निकेतन किस वंश के साम्राज्य की यात्रा पर आया था? तो यह जो था वो 1417 में आया था, बहमनी वंश के साम्राज्य की यात्रा पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बहमनी वंश। और उस समय बहमनी राज पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। एक्चुअली बहमनी वंश की अगर बात करते हैं तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू जो था वो बहमनी राज्य की स्थापना किया था और वह जो था वो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वो 6वीं शताब्दी में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी में आया, ये भी सही है। रामानुजाचार्य ने कृष्ण को अपना आराध्य माना, ये गलत है, क्योंकि रामानुजाचार्य ने राम को अपना आराध्य माना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। रामानुजाचार्य की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म 1016 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था और 1137 में फिर इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि एक साइड कार्य है और दूसरे साइड उसके वर्ष दिए गए हैं। दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में। जजिया कर समाप्त की अगर बात करते हैं तो ये हुआ था 1564 में। इलाही संबत की शुरुआत की अगर बात करते हैं तो ये 1583 में और इबादत खाने की स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये हुआ था 1575 में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है किसके समय में शैक्षिक सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन जो है वो लॉर्ड रिपन के समय में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का जो टेन्योर था वो 1880 से लेकर 1884 था और भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत भी 1881 में रिपन के समय ही हुई थी। प्रथम कारखाना अधिनियम भी जो था वो इसी के समय में लाया गया था। इसने ही भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो बेमेल है, यह आपसे पूछ रहा है। जगदीशपुर के नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह, बिल्कुल सही है। बरेली के थे अजीमुल्ला, ये गलत है, क्योंकि बरेली में 1857 के विद्रोह के जो भारतीय नायक थे वो खान बहादुर खां थे। अजीमुल्ला की अगर बात करते हैं तो ये फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो कूका विद्रोह से प्रभावित था?
तो कूका विद्रोह जो है वो पंजाब में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। हमेशा विद्रोह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कूका विद्रोह पंजाब में जवाहर मल के नेतृत्व में, पावना विद्रोह बंगाल में ईशान चंद्र राय और शंभूपाल के नेतृत्व में, मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में अली मुस्लियार के नेतृत्व में, पाइक विद्रोह उड़ीसा में बक्सी जंगबंधु के नेतृत्व में। तो ये सारे जो विद्रोह हैं उनके नेतृत्वकर्ता और उनका क्षेत्र जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आगे कह रहा है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो यह बात है 1905 की, जब लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं दादा भाई नौरोजी की अगर बात करते हैं तो इन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। और अगर बात करते हैं लाला हरदयाल की तो इन्होंने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करते हैं तो इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक साइड कांग्रेस अधिवेशन है और दूसरे साइड उसके कार्य दिए गए हैं। लाहौर का 1929 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सूरत अधिवेशन 1907, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। मद्रास अधिवेशन 1927, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा किया गया था, उसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। और कराची अधिवेशन 1931 में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में हुआ था, उसमें मौलिक अधिकार की मांग रखी गई थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो किन के द्वारा किया गया था। तो यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया, ये सब समाचार पत्रों का संपादन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। दादा भाई नौरोजी से आप याद रख सकते हैं, रस्त गफ्तूर का प्रकाशन इन्होंने किया था। मदन मोहन मालवीय से याद रख सकते हैं, लीडर, हिंदुस्तान, अभ्युदय, ये सब मदन मोहन मालवीय से। और बाल गंगाधर तिलक से याद रख सकते हैं, मराठा और केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र देने के उपलक्ष्य में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 1939। एक और डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946, जिस दिन मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस की जो है वो मनाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी बम बनाने की कला सीखने हेतु पेरिस गया था। देखिए, अभिनव भारत नामक जो एक क्रांतिकारी संगठन था, उसी के एक सदस्य थे PN बापट। उन्होंने बम बनाने की कला सीखने हेतु पेरिस गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, PN बापट। याद रखिएगा, एक अनुशीलन समिति के भी सदस्य थे हेमचंद्र, उन्होंने बम बनाने की कला सीखने हेतु रूस गए थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश राशि है। तो सदिश राशि बल हो गया, वेग, त्वरण, विस्थापन, आवेग, ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बल। आगे कह रहा है कि किसी केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या उतरना जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो यह जो है वो केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केस नली की त्रिज्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर द्वारा किस दर्पण को उपयोग में लिया जाता है। तो यह जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग में लिया जाता है। साथ ही साथ अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर, ये सब में भी अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा किया जाता है। तो रेडियो सक्रियता की माप जो है वो GM काउंटर के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो एक फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बैकुरेल के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, GM काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर की खोज प्रोफेसर फर्मी ने किया था, बिल्कुल सही है। रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में बोरोन छड़ का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है।
तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत जो है वो नाभिकीय विखंडन है, नहीं, गलत है, ये नाभिकीय विखंडन नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही साथ याद रखिएगा हाइड्रोजन बम जो होता है वो भी नाभिकीय संलयन पर काम करता है, लेकिन जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। देखिए एप्सम साल्ट क्या होता है, MgSO4 7H2O, इसमें कैल्शियम नहीं है। कोल्डम क्या होता है, Al2O3, इसमें भी नहीं है। बोरेक्स क्या होता है, Na2B4O7 10H2O, इसमें भी नहीं होता है। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है CaSO4 2H2O, तो इसमें क्या है, कैल्शियम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो ईथर में विलय नहीं होता है। तो आयोडीन जो है वो ईथर में विलय नहीं होता, ये अल्कोहल में विलय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। पाड़ा सिंदूर बनाने में सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकरी उद्योग सही है, जिप्सम सीमेंट उद्योग सही है, कॉपर सल्फेट पेस्टिसाइड उद्योग गलत है। क्योंकि कॉपर सल्फेट जिसको कि नीला थोथा कहा जाता है उसका उपयोग जो है वो कीटाणुनाशक के रूप में विद्युत सेलों में कॉपर के शुद्धिकरण में, रंग बनाने में, ये सब में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। तो नोबेल का तेल जो है वो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह जो है वो डायनामाइट बनाने के काम में आता है। ये एक्चुअली जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, ये दोनों की ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी के वस्तुओं को कीड़ा से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है। तो उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक क्लोराइड। वहीं जिंक फॉस्फाइड की बात करते हैं तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। और सिल्वर क्लोराइड की अगर बात करते हैं तो इसका उपयोग जो है वो फोटोक्रोमेटिक कांच में किया जाता है, जिसको कि हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाया गया भोजन जो है वो पौधे के अन्य भागों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। आपने दो नाम सुना होगा, एक फ्लोएम एक जाइलम। तो फ्लोएम के द्वारा जो है वो भोजन पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाया जाता है, और जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण जो है वो पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक साइड वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड कार्य दिए गए हैं। इवानोव्स्की की अगर बात करते हैं तो यह विषाणु के साथ मैच करेंगे। लुवेनहॉक की अगर बात करते हैं तो जीवाणु। लुईस पास्चर की अगर बात करेंगे तो पास्चुराइजेशन। और फोंटेना की अगर बात करेंगे तो यह केंद्रिका के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक प्रकंद का उदाहरण है। आलू जो है वो कंद का उदाहरण है। प्याज की अगर बात करते हैं तो प्याज सल्क कंद का उदाहरण है। बंडा की अगर बात करते हैं तो ये धन कंद का उदाहरण है। लेकिन हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ये सब प्रकंद का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एल्कलाइड का उदाहरण है। एल्कोलाइड का उदाहरण कौन है, मॉर्फिन जो हो गया वो एल्कोलाइड का उदाहरण हो गया। एल्कोलाइड एक्चुअली कड़वे एवं विषैले होते हैं और औषधियों तथा मादक द्रव्यों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पौधे में इनका कार्य जो है वो आक्रामक जंतुओं से पौधों की रक्षा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि पुरुषों में निम्नलिखित में से कौन से सेक्स क्रोमोजोम्स जो है वो पाया जाता है। तो पुरुषों में अगर सेक्स क्रोमोजोम जो है वो XY पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, XY। वहीं महिलाओं में जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो XX पाया जाता है। जब पुरुष का जो बाई सेक्स क्रोमोजोम जो होता है वो स्त्री के X सेक्स क्रोमोजोम से संयोग करता है, तो जो बच्चा होता है वो पुरुष पैदा होता है। अन्यथा जो बच्चा होगा वो स्त्री पैदा होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुरुष बच्चों के जन्म हेतु सिर्फ और सिर्फ पुरुष जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41। RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम किस जीव में की गई थी। तो RH फैक्टर की खोज जो है वो सर्वप्रथम 1940 में लैंडस्टीनर और बीनर ने रीसस बंदर में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदर में। याद रखिएगा
RH जो है वो RH तत्व जो है वो रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार का एंटीजन है और रक्त लेने या देने के समय में RH फैक्टर की जांच ही जो है वो सबसे पहले की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वो सैंड फ्लाई द्वारा फैलता है? तो सैंड फ्लाई द्वारा कालाजार नामक बीमारी फैलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कालाजार। वहीं अगर ट्रेंच ज्वर की बात करते हैं तो ये शरीर की जू द्वारा फैलती है। तपेदिक नामक बीमारी जो है वो जीवाणु द्वारा फैलती है और प्लेग जो है वो चूहों के द्वारा फैलता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है वो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो देखिए हमारा जो मनुष्य के मुंह में जो लार होता है उसमें पाए जाने वाला जो लाइसोजाइम नामक जो एंजाइम होता है वो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। याद रखिएगा लार में एक माल्टोज नामक एंजाइम भी पाया जाता है जो कि माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में विघटित कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लाइसोजाइम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का कार्य नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। हृदय की धड़कन को संचालित करता है, ये है। यह दांतों के निर्माण में सहायक होता है, ये भी सही है। यह नाड़ी को स्वस्थ बनाता है, ये भी सही है। यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, ये गलत है, क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, ना कि कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग का कौन सा जोड़ा बेमेल है? विटामिन ए संक्रमण का खतरा, ये तो सही है। विटामिन ए का केमिकल नाम होगा रेटिनॉल। विटामिन B1 यानी थाइमीन तंत्रिका दोष, सही है। विटामिन डी यानी कैल्सीफेरोल मुख में खराश, ये गलत है, क्योंकि विटामिन डी के कमी से रिकेट्स, अस्थियों की कोमलता, टेढ़ापन और दांतों का अपर्याप्त विकास होता है। मुख में खराश जो है वो विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, अस्वस्थ मसूड़े, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह एक साथ अंतरस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान हो गया, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान हो गया, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र हो गया, यह सब जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है कि ग्लूकोज के अणु ब्लैंक में टूटते हैं। तो ग्लूकोज के अणु जो है वो पाइरूबिक एसिड में टूटते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पाइरूबिक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए एक साइड नस्ल है और दूसरे साइड जानवरों के नाम दिए गए हैं। मुर्गा की अगर बात करते हैं तो ये भैंस का नस्ल है। लोही की अगर बात करते हैं तो ये भेड़ का नस्ल है। बीटल की अगर बात करते हैं तो बकरी का, और गिल जो है वो गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा भारत में जो कंजली आर्द्रभूमि क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो कंजली जो है वो पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में स्थित है। 2002 में जो रामसार कन्वेंशन द्वारा कंजली झील को सूची में नामित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता जो है वो दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था 1974 में और यह जो है वो पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जापान के क्योटो शहर में 1997 में जो UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था। इसका संबंध जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीटी कपास में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? एक्चुअली देखिए बीटी कपास में पौधे में कीटनाशक प्रभाव पैदा करने के लिए इस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधा जो है वो स्वयं ही कीटनाशक पैदा करता है और दवा छिड़कने की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 माइल आइलैंड दुर्घटना किस देश से संबंधित है?
ये 1979 की बात है, जब अमेरिका के 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुई थी, जिससे पर्यावरण में विकिरण प्रदूषण की समस्या बढ़ गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो तृतीयक उपभोक्ता है। तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे कि बाघ, शेर, चीता, ये सब जो है वो तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है। तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो एक सांविधिक है, संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका गठन जो है वो संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, इसीलिए इसका वर्णन जो है वो किसी अनुच्छेद के तहत नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। भाग ए, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक, और ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से। भाग 8 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक, और यह संबंधित है किससे? संघ राज्य क्षेत्र से। भाग 15 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, और यह निर्वाचन से संबंधित है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, जो कि आपात उपबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, यह जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। आयरलैंड से और भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और साथ ही साथ नीति निर्देशक सिद्धांत भी जो है वो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता समिति, ये कब? 1977। एल सिंघवी समिति, ये कब? 1986। उसके बाद बी मेहता समिति की अगर बात करते हैं तो ये है 1957, और जी राव समिति की अगर बात करते हैं तो ये है 1985। अब आप इसको बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? आप लोगों को याद होगा भारत शासन अधिनियम 1892, जिसके तहत जिसकी 2 प्रमुख विशेषताएं थीं। एक, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, और दूसरा, बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यह भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है? यह बात कर रहा है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में है। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। इसकी अवधि जो होती है वो पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, और यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र जो है वो एक राज्य से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है भारत के कितने राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या 40 या 40 से कम है? तो यह देखिए 4 राज्यों में, वो है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। याद रखिएगा, राज्य विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और विधानसभा में मनोनीत होने के लिए विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है? भारत का संचित निधि अनुच्छेद 266 सही है। भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 सही है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 268 गलत है, क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है वो संविधान के अनुच्छेद
63 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री या फिर उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन ये है, मतगणना सूची तैयार करवाना ये भी है, सांसदों का शपथ दिलवाना ये नहीं है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष जो होगा वो लोकसभा सदस्य को और राज्यसभा का जो सभापति होगा वो राज्यसभा सदस्य को शपथ दिलवाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चुनाव आयोग की अगर बात करते हैं तो संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधी उपबंध जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, प्रथम राज्यभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो प्रथम राज्यभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं बीजे खरे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति के द्वारा 1955 में गठित हुआ था प्रथम राज्यभाषा आयोग, जिसके अध्यक्ष थे श्री बीजे खरे, और फिर यह आयोग जो है वो 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है। देखिए, अवशिष्ट अधिकार का मतलब होता है वैसा अधिकार जिनको संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सही है यह आपको बताना है। केवल राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित करके राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। कह रहा एक वर्ष में राज्यसभा का कम से कम 3 अधिवेशन बुलाना अनिवार्य है। ये गलत है, कम से कम 3 नहीं बल्कि 2 अधिवेशन बुलाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे 1 सही है और 2 जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। तो यह किया गया है 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप याद रख सकते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 87वां संविधान संशोधन द्वारा परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जगह जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और छूट गया इसमें, 88वां जो था उसमें सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है निम्न में से कौन सा घास स्थल वेनेजुएला एवं कोलंबिया से संबंधित है। तो यह बात कर रहा है लानोस का। लानोस जो है वो एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है जिसका विस्तार जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला एवं कोलंबिया देशों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लानोस। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पेरिज की, तो यह पेरिज घास स्थल जो है वो यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। कंपोज की अगर बात करते हैं तो यह घास स्थल जो है वो ब्राज़ील में पाया जाता है और सवाना घास स्थल जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है। आगे है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है। तो यह है सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोयम्बैग नामक स्थानीय पवन निम्न में से किस क्षेत्र में चलती है। तो यह इंडोनेशिया में जावा द्वीप में चलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुज्जू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो तुज्जू दर्रा जो है वो मणिपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश से याद रख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, याप दर्रा, दिफू दर्रा, ये सब दर्रा स्थित है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग, बारलालाचा दर्रा, ये सब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह में है पारादीप, कोलकाता, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, चेन्नई, ये सब जो है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तूतीकोरिन। आगे है निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन है। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, ये सब है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध गंगा। कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से है। ये पेनगंगा, बेनगंगा और मंजीरा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान की अगर बात करते हैं तो ये हैदराबाद में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो नागपुर में है। केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान ये बैरकपुर में है। और केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र जो है वो देहरादून में है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है मावड़ क्या है। मावड़ जो है वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में शीत ऋतु में पश्चिमी जो विक्षोभ है उससे होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता जो थे डेमन गलगुट, उनका संबंध किस क्षेत्र से, किस देश से है। तो इनका संबंध जो है वो दक्षिण अफ्रीका से है। और इनको यह जो 2021 का बुकर पुरस्कार जो था वो डेमन गलगुट को उनकी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। आगे कह रहा है यूएस ओपन 2021 के पुरुष विजेता कौन है। तो पुरुष विजेता है डेनियल मेदवेदेव, जिन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे आगे 80 to 100 मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच है। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। पीडीएफ के लिए आप लोग वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो यह रहा आज का हमारा वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।